हेलो एवरीवन, वेलकम टू पन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लिए थे। तो अब नियम पढ़ लिए हैं तो उनको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम सीख लेते हैं। हमने सारा नियम पढ़ लिए थे, अब उनको यहाँ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो नियम नहीं पढ़े हैं तो एक बार उनको रिवाइज़ कर लो, वही नियम यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो वो रिवाइज़ करके ही, अगर वो रिवाइज़ किए हैं तभी ये समझ में आएगा, ठीक है, वरना नहीं समझ में आएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा टफ पोर्शन है इस चैप्टर का, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँगा मैं, ठीक है। तो देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि अवतल दर्पण बनाएंगे हम तीनों में। हम बनाने वाले हैं क्या? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हम देखने वाले हैं। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का ये पॉइंट कौन सा बताओ? P। ये पॉइंट कौन सा है? F। इधर वाला पॉइंट कौन सा है? C। तो हम मुख्य अक्ष पर अलग अलग जगह पर वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि इस दर्पण में, ये दर्पण है, तो इस दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। मतलब इस दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अंदर बन रहा है प्रतिबिंब या बाहर बन रहा है, ठीक है। बाहर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये दर्पण है, इसके अंदर प्रतिबिंब बना, मतलब कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब बना। दर्पण के अंदर बन रहा प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और अगर दर्पण के बाहर अगर बना प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब मैंने क्या बताया था, किरणें वास्तव में मिलती है, तो किरणें वास्तव में बाहर ही मिलेगी, अंदर तो वास्तव में नहीं मिलेगी। तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बनने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो अवतल दर्पण में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पूरा क्या दिखाया मैंने, देखो ध्यान से। पहले हम लिखेंगे बिंब की स्थिति, मतलब अवतल दर्पण में मैंने बिंब कहाँ रखा है, मैंने यहाँ रखा है बिंब, या फिर C पर रखा है, F पर रखा है, कहाँ पर रखा है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंब की स्थिति। पहले रखेंगे हम अनंत पर, फिर रखेंगे हम C से थोड़ी दूर, C से परे मतलब C से जस्ट पीछे, और फिर रखेंगे हम C पर। और क्या देखेंगे हम, ये देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब देखो क्या क्या लिखना है हमें यहाँ पर, देखो पहले तो हमें यहाँ बनाना है किरण आरेख, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, और फिर लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार कैसा है, और फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है या वास्तविक है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। तो हम किसमें पढ़ रहे हैं, याद रखना किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम अलग अलग जगह पर वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है। समझ में आया सबको? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रखा मैंने? सबसे पहले रखा मैंने कहाँ पर? अनंत पर। अनंत पर यानी कि इससे P से बहुत दूर रख दिया, P से बहुत दूर रख दिया मैंने, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अनंत पर वस्तु को हमने रख दिया। अब मैंने ये बताया था कि प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। दो किरणें जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो हमें दो किरणों की आवश्यकता है। चलो दो किरणों की आवश्यकता है, तो पहली किरण तो ये हमने ले ली, तो अनंत से आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, बहुत दूर है, प्रतिबिंब बहुत दूर है, तो उससे जो किरणें आएगी वो कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो हमने दो किरणें ले ली मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो यहाँ पर परावर्तन क्या होगा, बताया था मैंने कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को आपतित करें तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है बात। अब इसमें भी ऐसे ही होगा,
इसमें भी क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सही करता हूँ मैं, इसमें भी ऐसे ही होगा। मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कहाँ पर मिल रहा है कहाँ पर मिल रही है किरणें, दोनों जो किरणें हैं वो कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर। दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, एफ पर बनेगा। ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से देख लो। अनंत पर रखा मैंने वस्तु को, इसका मतलब वस्तु बहुत दूर है, वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो किरणें कैसे आने वाली है, किरणें आने वाली है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली है। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। यहाँ पर भी परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, फोकस पर। ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा बन रहा है, ध्यान से देखो आकार कैसा बन रहा है, बिल्कुल बिंदु आकार का बन रहा है क्या, तो कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। कैसा, बिंदु आकार का। कैसा बेटा, बिंदु आकार। ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है बताओ मुझे, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान से देखो, दर्पण के बाहर बन रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दर्पण के बाहर बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा। वैसे भी देख लो, वैसे भी हम कैसे देख सकते हैं कि किरणें वास्तव में मिल रही है, किरणें वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम लिख देंगे वास्तविक बनेगा। ठीक है। और हमेशा याद रखना, चलो आगे बता दूंगा मैं, चलो आगे बता दूंगा। ठीक है। अब दूसरे में हम कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, सी से परे। सी से परे का क्या मतलब है, परे का क्या मतलब है भैया, परी तो सुना था हमने, परे क्या है, तो परे क्या है, सी से परे मतलब सी से जस्ट यहाँ पर, सी से जस्ट पीछे। ठीक है। तो अब रखते हैं यहाँ पर वस्तु को। तो ये बनाया मैंने अवतल दर्पण, ये बनाया हमने मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये एफ पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, वस्तु को रखना है इस बार। अब वस्तु आ जाएगी, देखो यहाँ पर अनंत पर थी तो वस्तु नहीं दिख रही थी, अब हम यहाँ पर रख रहे हैं तो वस्तु हमें बनानी पड़ेगी। तो ये वस्तु हमने बना दी, ये वस्तु है ना, ये एरो है, मतलब क्या है, ये वस्तु है। और वस्तु का इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और इस नीचे वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। वस्तु क्या है, ए बी। ठीक है। अब हमें मैंने क्या बताया, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणें को आपतित करवाना है। तो दो किरणों को आपतित करवाओ। पहली किरण, देखो दो किरणों को आपतित करवाना है, तो यहाँ से ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर में यहाँ से एक किरण को आपतित कर देता हूँ। ठीक है। चलो मैंने आपतित कर दिया। अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात वो गुजरेगी फोकस से। तो एक किरण को तो हमने आपतित कर दिया। ठीक है। दूसरी किरण को आपतित करना है, तो दूसरा नियम और कुछ पता है कि हमें इसमें अवतल दर्पण में, भैया हमें एक चीज़ तो पता थी कि भैया मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी चीज़ हमें ये पता है, क्या पता है, कि केंद्र से गुजारेंगे तो वापस केंद्र से ही चली जाएगी। ये बात पता है क्या हमको, पता है। तो एक बार इसको फिर से बना देता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से एक बार और देखो ढंग से क्या किया हमने। फिर से देखो, सी से परे रखा वस्तु को, सी से परे मतलब सी से थोड़ा सा पीछे रखा, तो सी से थोड़ा सा पीछे रख दिया। वस्तु का नाम ए बी। पहला काम किया मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजरेगी बताओ, वो गुजरेगी फोकस से। ये पहला काम हमने किया। दूसरा काम क्या करना है बताया था मैंने, दूसरा काम क्या बताया मैंने, सी से पास करवाओ। तो सी से पास करवाएंगे तो क्या होगा, सी से पास करवाएंगे तो परावर्तन के पश्चात वापस वो सी से ही चली जाएगी।
परावर्तन के पश्चात फिर से वो सी से ही चली जाएगी। ठीक है, अब बताओ कहाँ मिल रही है किरणें दोनों? कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या किरणें? ये वाली किरण और ये वाली किरण कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पर मिल रही है। इस पॉइंट पर मिल रही है मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब ये पॉइंट पर नहीं बनेगा, हमेशा हम प्रतिबिंब को लेते हैं मुख्य अक्ष से लेते हैं। तो मुख्य अक्ष से देखें तो देखो यहाँ पर प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा यहाँ से नीचे। तो कैसा बना? देखो ये बी है यहाँ पर, तो ये बी का डैश, और ए है यहाँ पर तो ए का डैश। ध्यान से देखो, मुख्य अक्ष के नीचे बना है प्रतिबिंब, तो बी वाला तो ये रहा बी डैश, और ए वाला नीचे आ जाएगा ए डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? देखो उल्टा बन गया। क्या ए बी था तो कैसा बन गया? बी डैश ए डैश बन गया। ये बात सबको समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लो। पहला काम क्या किया मैंने? पहला काम किया मैंने मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजरी? फोकस से। दूसरा काम क्या किया मैंने? केंद्र से पास करवाया, फिर से केंद्र से ही चली गई। कहाँ मिली दोनों किरणें? इस पॉइंट पर। तो मतलब यहाँ पर हम प्रतिबिंब को कहाँ से लेंगे? हमेशा मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा प्रतिबिंब, तो बी डैश ए डैश बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हमारा बन गया। अब हमें दिखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति। ध्यान से देखो, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? किसके बीच में बन रहा है? सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच। कोई दिक्कत है किसी को? चलो नहीं, आगे बढ़ो। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना? देखो इससे छोटा हो गया क्या? इससे छोटा हो गया क्या? हाँ भाई, छोटा हो गया भाई। तो छोटा हो गया तो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? अब ध्यान से देखो, मैंने बता चुका हूँ पहले, दर्पण के बाहर बने वास्तविक और दर्पण के अंदर बने तो आभासी। तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और बताओ मुझे, वास्तविक के साथ साथ यहाँ पर हमें एक और चीज़ दिख रही है। वास्तविक के साथ साथ हमें यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है? वास्तविक के साथ साथ एक और चीज़ हमें ये दिख रही है कि प्रतिबिंब सीधा बना या उल्टा बना? प्रतिबिंब सीधा बना या उल्टा बना? प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा हो गया। तो वास्तविक तथा उल्टा भी हो गया। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा हो गया। अब तीसरे पर आते हैं। तो फिर से मैंने बनाया अवतल दर्पण, फिर से बनाया मैंने मुख्य अक्ष बना दिया, और इस बार हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है? सी पर। तो ये बना ले यहाँ पर F, ये बना ले यहाँ पर सी पर रखना है वस्तु को। तो ये लो भैया, सी पर रख दी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो सी पर रखा, नाम दो ए बी नाम दे दिया भैया। ये बी सी हो गया क्या? सी को इधर रखो, सी इधर है। ठीक है, ये सी क्या है? सी क्या है बताओ? वक्रता केंद्र। एफ क्या है? मुख्य फोकस। पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें मैं। ठीक है, अब क्या करना है? दो काम करने हैं, दो किरणें आपतित करनी है। पहली किरण आपतित करो मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है भैया, मुख्य अक्ष समांतर कर दी। कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी कहाँ से? फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है भैया, फोकस से गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करो? अब यहाँ पर दूसरा काम सी से पास करवाने का किया था हमने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी से पास करवाऊँगा, इससे इस पॉइंट से अगर मैं सी से पास कराऊँगा तो वो तो नीचे से चली जाएगी, और हमारा प्रतिबिंब तो इधर साइड है। तो अब हमें लगाना पड़ेगा जो दूसरा नियम हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था दूसरा नियम? यहाँ पर तो ये तो लगाया मैंने तीसरा नियम। दूसरा नियम क्या पढ़ा था? पहले वाले का उल्टा, कि भैया फोकस से गुजारो तो वो क्या हो जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर मैं फोकस से गुजारूं तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी? 2 मिनट, फिर से गुजारता हूँ, रुक जाओ, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। हाँ, क्या बोला मैंने? कि भैया फोकस से गुजारूंगा तो क्या होगा? फोकस से गुजारूंगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी बेटा? समांतर हो जाएगी। कहाँ मिली?
इस पॉइंट पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो यहाँ से नीचे ले लो, नीचे ले लो, यहाँ से मुख्य अक्ष से नीचे ले लो, बोला था मैंने, मुख्य अक्ष से नीचे ले लो, ठीक है। इस बी को ऊपर लिखो, ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया बी डैश, ये पॉइंट हो गया हमारा ए डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब देखो सी पर रखा बिंब को, यानी कि वस्तु को, बिंब मतलब वस्तु होता है, ध्यान रखना, सी पर रखा किसको, वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, सी पर ही बन गया, सी पर ही बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, प्रतिबिंब का आकार समान आकार का बना है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन वो समान आकार का बनेगा अगर हम स्केल से बनाएंगे। ये सभी डायग्राम बनाने हैं कॉपी में स्केल से, पेंसिल की हेल्प से, पेन मत यूज़ करना वरना बिगाड़ के 10-15 पेज भर दोगे तुम, ठीक है। तो पेंसिल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, समान आकार, सेम आकार है ना, समान आकार का बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी, ध्यान से देखो भैया, बाहर बन रहा है दर्पण के, बाहर बन रहा है तो बिना देखे क्या लगा दो, वास्तविक, और वास्तविक है तो दिख रहा है कि हमें उल्टा भी है, तो वास्तविक के साथ ये याद रख लो उल्टा भी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा भी होगा, ठीक है। चलो ये अच्छे से नोट करो, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, जो भी डाउट है वो हम बाद में क्लियर करेंगे ही, तो अभी इसको पहले अच्छे से नोट कर लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने 3 पढ़ लिए, अब 4, 5, 6 डायग्राम है इसके टोटल, ठीक है। तो हम 6 ही कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। 3 कर लिए हमने, 3 और बचे हैं, ठीक है। देखो हमने कहाँ पर रख लिया, हमने वस्तु को रख लिया पहला अनंत पर, दूसरा रखा सी से परे, सी से परे ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा रखा हमने फिर सी पर ही रख दिया, फिर हमने सी पर ही रख दिया था। चलो हाँ, तो पहला रखा अनंत पर, दूसरा रखा यहाँ पर सी से परे, फिर यहाँ रख दिया सी पर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पर आएगा, अब सी और एफ के बीच में, ठीक है भैया। यहाँ पर रख दो वस्तु को, लो भैया यहाँ पर रख दी हमने वस्तु को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को दिया मैंने ए नाम, इसको दिया मैंने बी नाम, ठीक है। क्या करना, पहला काम मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजार दो, टेढ़ी हो गई, ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजार दो, ठीक है, ये फोकस से गुजार दी। दूसरा काम 3 नियम है हमारे पास मेन। दूसरा नियम क्या था, फोकस से गुजारो मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा नियम यह था। तीसरा नियम क्या था, सी से पास करवा दो। तो जो आसान लगे वो काम कर लो। यहाँ पर कौन सा आसान लग रहा है भैया, फोकस से गुजारना आसान लग रहा है क्या, या फोकस से गुजारो मुख्य अक्ष के समांतर कर दो, या फिर एक और काम क्या कर सकते हैं हम, सी से गुजारो, ठीक है, सी से गुजारो। तो सी से कैसे गुजारें, देखो सी से गुजारना है तो सी से गुजारने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, और ऊपर मेरा मिरर ख़त्म हो गया, तो फिर से बनाता हूँ मैं, देखो आप इससे फिर से बनाता हूँ। चलो मिरर ख़त्म हो गया ऊपर, थोड़ा सा ढंग से बनाना पड़ेगा। ये हमारा P, ये बनाया F, ये बनाया C, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं, ठीक है। चलो क्या करना है पहला, कहाँ पर रखा था हमने वस्तु को, रखा था यहाँ पर, नाम क्या था A, इसका नाम रखा था हमने A, और इधर B। पहला काम क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, फोकस से। ये बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए स्केल से, वरना डायग्राम सही नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए वो पहले वाला मुझे मिटाना पड़ा, ठीक है। चलो
तो पहला क्या काम किया हमने, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है या तो F से पास करा दो या C से पास करवा दो। तो हमें C से पास करवा देते हैं, हम C से पास करवा रहे हैं भैया। तो C से पास करवाएं, ध्यान से देखो, C से पास करवाएंगे, C से पास करवाएंगे मतलब ये C से पास करवाएंगे, ये C की तरफ भेजा हमने, ये C वाली लाइन है तो C की तरफ भेजा। तो क्या होगा, C से हमें क्या याद था, C से हमें याद था कि C की तरफ भेजोगे तो वापस C की तरफ ही चली जाएगी लाइन, वापस क्या चली जाएगी, C की तरफ ही चली जाएगी। ये तो थोड़ी टेढ़ी बन गई ये वाली लाइन, तो टेढ़ी बन गई तो आगे मिलेगी नहीं, फिर टेढ़ी बन रही थोड़ी सी। ये B पॉइंट है और ये कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ पर मिलने वाला है बिंदु। कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर। इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि बीच में लाइन नहीं आए, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से इधर आई थी और ये कुछ यहाँ से इधर चली गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना, C और F के बीच में वस्तु को रखा हमने, तो कहाँ बना प्रतिबिंब, C से परे बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, C से परे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, C से परे। एक बार समझाऊंगे इसको, एक बार समझ लो, चलो एक बार समझ लो। ये अवतल दर्पण CF सबको पता है, ये P ध्रुव हो गया। हमने रखा इस बार C और F के बीच में वस्तु को रखा। पहला काम, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजार दो। ठीक है, ये पहला काम कर दिया हमने, पहला काम कर दिया। दूसरा काम करना था हमें C से पास करवाना था, ठीक है, दूसरा काम C से पास करवाना था। तो C तो इधर है, तो C इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, C इधर है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे C तो बना हुआ पहले, हाँ C इधर था, कोई दिक्कत नहीं, C इधर था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से इधर भेज दी। परावर्तन के पश्चात वापस C से चली जाएगी वो, परावर्तन के पश्चात वापस वो C से ही चली जाएगी, C से ही चली जाएगी। तो पीछे कहाँ मिलेगी, पीछे यहाँ मिलेगी। तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा B डैश A डैश, ठीक है। B इस लाइन पे B यहाँ पर बन रहा है तो इसी लाइन पे B बनेगा, याद रखना। इस लाइन पे B बना था तो इसी लाइन पे बनेगा B, तो B डैश A डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C से परे बना। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, आकार बढ़ गया क्या, ध्यान से देखो। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, प्रतिबिंब हो गया बड़ा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति दर्पण के बाहर बन रहा है तो वास्तविक, और ध्यान से देखो वास्तविक है तो उल्टी भी दिख रही है क्या हमें, अरे वास्तविक है तो उल्टी भी दिख रही है क्या, हाँ भैया उल्टी दिख रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बन जाएगा। आगे देखो, अगला स्टार्ट करते हैं, F पर रखेंगे इस बार, F पर रख दो, चलो F पर रख देते हैं। ये बनाया मुख्य अक्ष, ये P यानी कि ध्रुव, ये F यानी कि मुख्य फोकस, ये C यानी कि वक्रता केंद्र। F पर रखना है, F पर रखना है भैया, F पर रख ले, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो ये B छोटा बना देते हैं, B। कहाँ से गुजारेंगे, पहला काम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो। तो टेढ़ी चलेगी क्या, टेढ़ी चलेगी थोड़ी। मुख्य अक्ष के समांतर, पहला काम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। अरे टेढ़ी क्यों हो रही है भैया, ये मार्कर की आदत नहीं है, चौक की आदत है, तब मार्कर की आदत धीरे धीरे पड़ेगी। चलो फोकस से गुजार लो, ये फोकस से गुजार ली, ठीक है, अब सीधी बन गई। चलो ये फोकस से गुजर गई, ठीक है। पहला काम मुख्य अक्ष से समांतर, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करना था, दूसरा काम C से गुजारो, C से गुजारो। तो कैसे गुजारे, पीछे है C तो पीछे है भैया, तो इधर गुजार ले, ये ले, तो वापस उधर ही निकल जाएगी, उधर ही निकल जाएगी, उधर ही निकल जाएगी, उधर निकल जाएगी, ये चली गई, ठीक है, ये जा रही इधर, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगी, ये बिल्कुल समांतर रेखाएं बनेगी। अगर ढंग से बनाओगे ना स्केल से तो बिल्कुल समांतर रेखाएं बनेगी, और समांतर रेखाएं बनेगी तो कहीं नहीं मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी मतलब अनंत पर मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी वो, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर किरणें कहाँ बनाएगी अपना प्रतिबिंब, अनंत पर, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार देखो अनंत पर बन रहा है ना, अनंत पर बन रहा है प्रतिबिंब, ये दोनों लाइनें अनंत पर मिलेगी जाके, तो अनंत पर मिलेगी। इसका मतलब प्रतिबिंब का साइज़ जो है ना वो धीरे धीरे देखो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, तो बहुत बड़ा होगा प्रतिबिंब का साइज़। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा। प्रकृति कैसे बनेगी भैया, किरणें बाहर ही मिलेगी, किरणें मिलेगी तो बाहर ही मिलेगी। अगर बाहर मिलेगी तो क्या लगा देंगे, जल्दी बोलो,
वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा भी लिख दे साथ में, वास्तविक है तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लास्ट, P तथा F के बीच में, भैया P तथा F के बीच में ध्यान से समझना है इसको, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है और दिक्कत वाला ही नीचे नीचे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मुख्य अक्ष बना दिया, क्या क्या बनाना है, ये P बना दो फटाफट, ये F और ये हमारा C, ठीक है। चलो ये P नीचे बनाओ भैया थोड़ा सा। चलो क्या काम कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है F और P के बीच में, F और P के बीच में कहीं रख देते हैं, यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है। चलो ये यहाँ रख दिया P और F के बीच में, P और F के बीच में रख दिया। तो एक काम, इसलिए थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डायग्राम इतनी कम जगह में नहीं आएगा, तो पहले एक काम करो, पहले ये दोनों उतार लो, उसके बाद मैं इसको अलग से बना दूँगा लास्ट में, ठीक है। चलो यहाँ तक उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो लास्ट वाला बचा है, देखो ध्यान से, लास्ट वाला कौन सा बचा है, 6 वाला, P और F के बीच वाला, P और F के बीच में। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेंगे अब तो, जगह जगह भैया बड़ा बनाओ डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। चलो लास्ट बचा है, ध्यान से समझना, P और F के बीच में हमने बनाया ये मुख्य अक्ष, ये बना लो फटाफट से, P, ये F, ये C। वस्तु को रखना है कहाँ पर, इसको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं F और C को, ताकि हमें ना थोड़ी जगह मिल जाएगी। ये F, ये C, ठीक है, यहाँ पर रख दिया हमने वस्तु को, ठीक है। क्या काम करना है, पहला काम कर ले, क्या कर ले भैया फटाफट बोल, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन मैं इस बार मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करूँगा तो फोकस से तो गुजरेगी, लेकिन बीच में ये वस्तु आ रही है, बीच देखो ध्यान से देखो, ये फोकस से गुजारूँगा ना तो बीच में कौन आ गया, ये बीच में वस्तु आ गई। तो वस्तु आ गई तो ऐसा भैया अच्छा नहीं लगता है भैया, वस्तु के आर पार आप किरणों को पास करवा रहे हो, वस्तु के आर पार गुजार रहे हो, तो भैया पहला नियम नहीं लगा पाएंगे, पहला नियम नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 4 नियम है। हमारे पास कितने नियम पढ़े थे हमने, 4 नियम पढ़े थे। दूसरा लगाओ, दूसरा उल्टा होता है ना, तो उल्टा भी लगाएंगे, पहले का उल्टा भी लगाएंगे हम, ठीक है भैया, पहले का ही उल्टा होता है दूसरा, तो दूसरा भी लगाएंगे। तीसरा लगा दो, तीसरा क्या था, सी से पास करवाओ, तो सी से करवा सकते हैं हम भैया, सी से नहीं करवा सकते हैं हम, कैसे, ऐसे सीधे इधर गुजार दो, तो वो कहाँ से गुजर जाएगी, देखो सी से गुजारी है हमने, देखो ये सी से गुजारी है, तो वो फिर से उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ये चली गई, कोई दिक्कत नहीं, चली गई तो ठीक है। अब तीसरा नियम लगा दिया, अब बचा कौन सा, चौथा नियम लगा सकते हैं हम यहाँ पर। चौथा नियम कौन सा था, तिर्यक दिशा में किरण को आपतित करो, तो भैया तिर्यक दिशा में भी कर देते हैं, ये तिर्यक दिशा में कर दी और ये ऐसे निकल गई, ठीक है। अब कहीं मिल रही है क्या, देखो ये तो इधर जा रही है और ये तो इधर जा रही है, तो ये किरणें कुछ ऐसे जा रही है क्या, ये किरणें कुछ ऐसे जा रही है, तो ये यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगी भैया, सामने तो ये कहीं नहीं मिलने वाली है, तो इसको पीछे ले जाओ, जब पीछे ले जाओ, पीछे ले गए इसको भी पीछे ले गए, ये मिल जा, ये मिल गई, पूरी जगह कवर कर ली इसने। तो यहाँ पर कहीं बन जाएगा प्रतिबिंब, इसका नाम था अगर ए बी, तो इसका नाम इस बार सीधा बना है, ध्यान से देखो, बी है तो यहाँ पर बी डैश, ए है तो ऊपर यहाँ पर हो जाएगा ए डैश। तो अब देखो इस बार प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, वो तो पहले वो तो लिखें या प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब ढंग से बताओ, जल्दी बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के अंदर, यानी कि दर्पण के पीछे, ठीक है। आकार कैसा है, बढ़ गया क्या, देखो ढंग से, बड़ी ध्यान से, बढ़ गया मतलब प्रतिबिंब का आकार बनेगा बड़ा। और प्रकृति की बात करें, बताओ वास्तविक या आभासी, अरे दर्पण के बाहर नहीं बन रहा है इस बार, दर्पण के अंदर बन गया, तो नाम दे दो फटाफट से, आभासी। और पे सीधा है कि उल्टा, सीधा है या उल्टा हो गया, या उल्टा तो इधर हो रहा था,
यहाँ तो सीधा ही बना है तो सीधा ही बनेगा। आभासी के साथ याद रख लो वैसे कि वास्तविक के साथ उल्टा बनता है, आभासी के साथ कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पूरा अवतल दर्पण के बारे में। क्वेश्चन इसी से आएंगे, क्वेश्चन इसी से आएंगे। ये छः ही पॉइंट हमें अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से। अब हम आगे पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं हम, उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण तो आसान है, 2 पॉइंट है उसके पास, क्यों है वही बताऊँगा मैं। इसको नोट करो फटाफट। चलो अब स्टार्ट करते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं भैया। उत्तल दर्पण, दर्पण पढ़ रहे हैं अभी है ना, बाद में हम लेंस पढ़ेंगे, अभी दर्पण पे ही सीखो। चलो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब, मतलब बिंब को रखेंगे अब इस बार हम किसके सामने, जल्दी बोलो, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने। देखो अवतल दर्पण में हमने प्रतिबिंब रखा था, तो सबसे पहले कहाँ रखा था, देखो ये C है, ये F है, सबसे पहले रखा हमने अनंत पर, बहुत दूर अनंत पर। फिर हम कहाँ आए, धीरे धीरे आगे आए आगे आए आगे आए, फिर हमने रखा C से परे, फिर आगे आए फिर रखा C पर, फिर आगे आए C और F के बीच में रखा, फिर और आगे आए तो F पर रख दिया, फिर आगे आए तो F और P के बीच में रख दिया। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर रख रहे थे हम वस्तुओं को। ठीक है, बिंब को रख रहे थे, वस्तु को रख रहे थे। बात देखिए, अब यहाँ पर तो F यहाँ पर और C कहीं यहाँ पर, इस लाइन को हटा देते हैं, हटा चलो, ये C ये F। अब यहाँ पर तो हमें कोई बिंदु ही नहीं दिख रहा है, फिर दर्पण के सामने कोई बिंदु नहीं दिख रहा, तो कहाँ रखें, तो 2 केस ही बनेंगे। एक तो भैया तू अनंत पर रख ले, और दूसरा तू रख ले अनंत और ध्रुव P के बीच यहाँ रख ले कहीं। एक तो अनंत पर रख लेंगे हम, और एक अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, पहला काम अनंत पर रखो। अनंत पर रखेंगे तो किरणें कैसी आएगी, जल्दी बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो इसमें क्या होता है, गुजरती नहीं है, गुजरती हुई दिखाई देती है। तो फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी, फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। तो कहाँ मिल रही है, ये भी फोकस से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, ये भी फोकस से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब दोनों किरणें कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, फोकस पर। सिंपल सा F पर बन जाएगा प्रतिबिंब। कहाँ बन जाएगा, F पर बन जाएगा। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा हो गया क्या, देखो तो बिंदु आकार का हो गया, बिंदु आकार का हो गया। ठीक है, तो बहुत छोटा कैसा, बहुत छोटा कैसा, बिंदु आकार, बिंदु आकार। ठीक है, चलो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो बोला था भैया दर्पण के बाहर बने वास्तविक लगा दो, दर्पण के अंदर बने आभासी लगा दो, तो आभासी बनेगा प्रतिबिंब। और क्यों बनेगा, रीज़न भी याद होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं रटे जा रहे हैं। क्यों बनेगा आभासी, क्यों बनेगा आभासी, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल में वास्तव में नहीं मिल रही है। और आभासी के साथ बताया था मैंने सीधा बनेगा, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु आकार है, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। आभासी के साथ सीधा बनता है लेकिन बिंदु आकार है यहाँ पर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे पर आते हैं, दूसरा पर हमने रखना है, दूसरा हमें रखना है, ये जगह खूब है तो बड़ा बनाओ। ये जगह पिछली बार तो 3 थे, अब तो 2 ही हैं। ये बनाया P, ये बनाया F, ये बनाया C। कहाँ पर रखें, वस्तु वहीं भी रख दो। अब तो वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ बिंदु नहीं है, कहीं भी रख दो। तो हमने रख दिया ये यहाँ पर। नाम बोलो, नाम, इसमें नाम देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये A, ये B, इसमें नाम देने की जरूरत क्यों नहीं थी, वे अनंत पर रखा हुआ है, कहाँ नाम देंगे, अनंत पर लिखेंगे क्या नाम, वे अनंत पर लिखेंगे क्या, AB अनंत कोई ढूंढ पाया क्या। ठीक है, चलो देखो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, अनंत P के बीच में रखना है। पहला काम क्या करें बताओ जल्दी, पहला काम क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर। ये लो भैया, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरती हुई दिखाई देगी, इस बार दिखाई देगी, गुजरती हुई गुजरेगी नहीं, तो वो F से गुजरती हुई दिखाई देगी, यानी कि इधर निकल जाएगी, इसे ये निकल जाएगी इधर। ठीक है, दूसरा काम क्या करें, दूसरा काम भैया C से पास करवाओ, C से पास करवाओ।
तो सी ये दिख रहा है, तो यहाँ बाहर तो सीधी सीधी चलेगी, अंदर जाके डॉट 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 डॉट, या अंदर जाके डॉट 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 डॉट। ठीक है भैया, तो ये सी से पास करवाने की हमने कोशिश की, तो सी ने बोला भैया वापस निकल ले उसी डायरेक्शन में। इस यहाँ तो सीधी रहेगी, सॉरी यहाँ पर तो सीधी रहेगी भैया। सी ने क्या बोला, भैया मेरी तरफ भेजोगे तो मैं तो उसी दिशा में भेज दूँगा सीधी, सी की तरफ भेजोगे तो उसी दिशा में मैं सीधी भेज दूँगा। भैया भेज दी, कहाँ मिल रही, देखो मिल नहीं रही, फिर बोल रहा हूँ मिल नहीं रही, मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है, देखो ये मिलती हुई कहाँ दिखाई दे रही है, पी और एफ के बीच में कहीं यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बी है तो यहाँ पर तो बी डैश, और यहाँ ए है तो यहाँ पर ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, पी और एफ के बीच में, पी तथा एफ के बीच में। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। देखो पहला काम किया हमने, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, देखो ठीक है। पहला काम मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा काम सी से पास करवाओ तो सी तो फेंक देगा वापिस उधर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मिले नहीं, सॉरी मिलते हुए दिखाई दिए तो एफ और पी के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बताओ आकार तो छोटा हो गया क्या, छोटा हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बन रही है, प्रकृति वास्तविक है आभासी है। मैंने बोला था भैया दर्पण के बाहर बने तो वास्तविक लगा देना, दर्पण के अंदर बने तो आभासी। कहाँ क्या लिखूँ बताओ जल्दी, आभासी और सीधा, आभासी के साथ सीधा भी टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये पढ़ लिया हमने उत्तल दर्पण का भी। उत्तल दर्पण में तो दो ही थे, आसान है, फटाफट से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। भैया क्या लिख दिया भैया मैंने इतना सारा, देखो ये ध्यान से समझना। अवतल दर्पण के उपयोग भैया मोस्ट टाइम पे इस चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था, एक तो क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, एक तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और उसके बाद ये आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट तो आ ही गए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहते हैं वो हमें ध्यान से समझना है। ठीक है भाई, पास होने के लिए वो तो चाहिए ना, पास होने के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग में पहला क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है बताया था। कैसा होता, कैसा अवतल दर्पण, कुछ ऐसा होता है। कहाँ बना है, यहाँ बना देते, ये अवतल दर्पण जिसमें हम देखेंगे इस साइड से, देखेंगे इस साइड से, है ना, देखेंगे तो ये क्या बना दिया, आँख बना दो। ये आँख लग रही कि लग रही है, लग रही है आँख। चलो नहीं लग रही तो कोई समझ, मान लो भैया, मान लो ये आँख है, हम मैथ्स के स्टूडेंट। ठीक है, मान लो भैया ये आँख है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में अगर हम इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, मतलब अवतल दर्पण में हम इधर इस साइड से देखते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली परावर्तक पृष्ठ इसका इधर वाला होता है ना। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हमें देखना है, तो पहला उपयोग है कि इसका उपयोग टॉर्च, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट लगाते ना, वो ऊपर लगाते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी लगा, ऐसे भी होती है वैसे तो, लेकिन वो एक कहते हैं ना टॉपी पे भी एक होती है लाइट, तो वो सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों, मतलब हेडलाइट में, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज। ये क्या होता है, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज। शक्तिशाली समझते हो, पावरफुल, समांतर सीधा, किरण पुंज मतलब किरणों का गुच्छा। तो क्या बोला, हेडलाइट जो होती है उसमें जो आगे लगा होता है ऐसा कांच, ये हेडलाइट दिखेगी ना तुम्हें, ऐसे मान लो ये हेडलाइट है, तो उसमें ऐसा कांच लगा होता है, ऐसा मुड़ा हुआ, तो ऐसा मुड़ा हुआ कांच लगा होता है। उससे होता क्या है, उससे जो बल्ब रहता है, अंदर बल्ब रहता है, उसकी किरणें जो रहेगी वो एक ही दिशा में जाएगी, ऐसे एक ही दिशा में, ज़्यादा फैलेगी नहीं। तो कौन काम करता है ये, अवतल दर्पण क्या काम करता है,
उन टॉर्च सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में, टॉर्च सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, ठीक है, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज यानी कि वो मतलब एक ही दिशा में ज़्यादा दूर तक जाएगा वो, ठीक है। तो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं इसका, कि याद रखो SSKP, भूल जाते बच्चे, क्या बोला था, ये क्या बोला था पहले, क्या बोला था सर ने, किरण समांतर पुंज शक्तिशाली, क्या था वो, तो इसे याद रखो, कैसे याद रखोगे, SSKP याद रखेंगे तो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये वर्ड याद नहीं रहता बच्चों को बहुत बार, तो कैसे याद कराता हूँ मैं, SSKP याद रख लो, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भैया शक्तिशाली समांतर किरण पुंज, बात खत्म, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, पहला, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में प्रकाश का SSKP प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्रकाश का SSKP मतलब शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है भैया। दूसरा, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में, क्या शेविंग करते हो, गर्ल्स के नहीं बोल रहा हूँ मैं, शेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, शेविंग दर्पण जो होता है ना, बहुत जगह क्या होता है, हाँ, शेविंग दर्पण यानी कि शेविंग मिरर लगे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, चेहरे का थोड़ा बड़ा साइज़ दिखता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज़ दिखता है, तो फिर दाढ़ी करते वक्त दाढ़ी का एक एक बाल दिख जाता है, ठीक है, थोड़ा क्लियर दिखे मतलब। तो इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते भैया, तीसरा पॉइंट क्या है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। भैया दंत विशेषज्ञ को दांत देखता ना, दंत विशेषज्ञ डेंटिस्ट जो दांत देखते हैं, तो उसमें भी वो दांत का साइज़ तो छोटा होता है, तो उसे थोड़ा बड़ा देखने के लिए, फिर थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए वो किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और पीछे भी होता है ना, पीछे होता है दांत मतलब ये ऊपर वाला दांत है ना, तो उसको वो कैसे देखेगा, सीधे दिखेंगे नहीं, तो दर्पण यूज़ करता है, तो दर्पण डालता है मुंह में, एक छोटा सा इतना सा दर्पण डालता है मुंह में, और उस दर्पण से उसको ऊपर वाला दांत दिख जाता है, वो थोड़ा बड़ा दिखता है क्यों, क्योंकि वो यूज़ करता है अवतल दर्पण यूज़ करता है। कभी दांत खराब हुए हैं, दांत खराब जिसके हुए हैं वो गए होंगे दांत चेक कराने, तो वो मुंह में एक छोटा सा कांच डालता है इतना सा, तो वो कांच कौन सा होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। चल, हाँ मेरे खराब हुए हैं, मैं गया हूँ, ठीक है। तो दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। चौथा, अब चौथा क्या है देखो, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। भैया बड़ी बड़ी जो सौर भट्टियाँ होती है, वहाँ पर आसपास बड़े बड़े अवतल दर्पण लगे होते हैं, तो वो अवतल दर्पण क्या करते हैं, वो बड़े बड़े अवतल दर्पण पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, और वहाँ से सूर्य का प्रकाश एक जगह केंद्रित होकर एक ही जगह गिरता है। मतलब मान लो, ऐसे ही मान लो, चलो ये भट्टी है, इधर 1 2 3 क्या लगे हुए हैं, अवतल दर्पण लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो सूर्य का प्रकाश उनको ऐसे रखेंगे कि सूर्य का प्रकाश वहाँ से गिरेगा और डायरेक्ट कहाँ आएगा, भट्टी पे, तो डायरेक्ट वहीं भट्टी पर आएगा। ऐसे बड़े बड़े अवतल दर्पण लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं 4-5, उन सभी का एक ही जगह आ रहा है, तो एक ही जगह आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा ऊष्मा बढ़ जाएगी, तो हमें अच्छे मात्रा में वहाँ पर क्या मिलेगी, ऊर्जा मिल पाएगी, ऊष्मा मिल पाएगी, ठीक है। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक ही जगह पर, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छे से समझा दिया मैंने, अच्छे से याद कर लेना इसको, 4 ही पॉइंट है, आसान से है, याद करना अच्छे से, ठीक है। बार बार रिवाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे करके देख लेना, ठीक है। बार बार रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं है, अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।